नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित रावत स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, उत्तराखंड जी के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज यानी भाग 8, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से अगर ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके आसपास के जितने भी आयाम हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड की एक महान विभूति के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो की बात करें साथियों, जो इसका भाग 7 था, उसमें हमने शेखर जोशी जी के बारे में, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, साथ ही साथ उत्तराखंड जी के स्पेशल एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपने भाग 7 नहीं देखा तो जरूर देखिए साथियों। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा साथियों। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बढ़िए आज के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ये 2018 में पेपर हुआ था, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, है ना, बहुत सारे एग्जाम एक साथ हुए थे, उन्हीं का ये आज का क्वेश्चन पेपर वहां से पुटअप किया है मैंने। तो साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे, जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है, जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 5वां है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कराऊंगा जो यहां से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। निश्चित मानिए साथियों, यहां से आपके एग्जाम में और कोई भी क्वेश्चन बाहर से पुटअप नहीं होगा, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों, जीएसटी से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जीएसटी की शुरुआत यानी कौन से संशोधन बिल से हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जीएसटी संशोधन बिल की बात करेंगे, जीएसटी संशोधन बिल की बात करेंगे, यहां पे लिखता मैं, जीएसटी संशोधन जो बिल था वो था 122वां संशोधन बिल, लेकिन जो एक्ट बना वो 101वां संविधान संशोधन था। कितना था? 101वां संविधान संशोधन। तो आपको साथियों ये विशेष ध्यान रखना है, संविधान संशोधन। तो साथियों यहां पे देखिए, जीएसटी की बात करेंगे तो 122वां बिल था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन था। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में। अगर पूछा जाएगा कि जीएसटी किस तिथि से लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 से। तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी क्या हुआ? लागू हुआ पूरे भारत में। अब साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जब 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे जीएसटी यानी पारित हुआ था, तो पूछा जाएगा कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। अब इसके साथ जीएसटी के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जीएसटी अपनाने वाला यानी जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो अगर पहले राज्य की बात करेंगे, तो पहले राज्य की बात करेंगे तो साथियों वो असम था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश था जिसने सर्वप्रथम क्या किया था कि जीएसटी को अपनाया था, तो आपको ध्यान रखना है वो फ्रांस है। वर्ष 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले अपने देश में जीएसटी अपनाया था। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब साथियों और क्या क्वेश्चन बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इन सबसे भी अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने जो जीएसटी का जो मॉडल है किस देश से लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत ने जीएसटी का जो मॉडल लिया है वो हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो साथियों आपने जीएसटी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले आपने देखा कि जीएसटी जो संशोधन बिल था वो 122वां था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन था। तो कभी पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां था, लेकिन बिल कौन सा था? तो बिल 122वां था। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। पहला राज्य अगर भारत की बोले तो असम था, और पहले देश की बात करें जिसने जीएसटी अपनाया था वो फ्रांस था। वर्ष 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को अपनाया था। और अगर बात करेंगे भारत ने किस देश से जीएसटी का मॉडल अपनाया है, तो हमको ध्यान रखना है कि कनाडा से हमने जीएसटी का मॉडल अपनाया है। इसके अलावा साथियों अगर पूछा जाएगा कि जीएसटी के कितने प्रकार है, वैसे तो 5 स्लैब है, आप सब जानते हैं, 0%, 5%, 18%, है ना, तो ये अलग है। अगर हम प्रकार की बात पूछें कि जीएसटी के कितने प्रकार हैं, तो अगर प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार 3 प्रकार के हैं। एक है सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा कौन सा है? एक है एसजीएसटी,
SGST का मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और एक की बात करेंगे, एक है IGST। IGST का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो साथियों जीएसटी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो लीलाधर जोशी जी। तो आपको ध्यान रखना है, मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में जो अनुवाद कराया था वह है लीलाधर जोशी जी ने। लेकिन साथियों लीलाधर जोशी जी के अलावा भी आपको एक नाम और ध्यान रखना है, वो नाम है, आपको ध्यान रखना है, केशवानंद जोशी जी। क्या है? केशवानंद केशवानंद जोशी जी। तो अगर कभी लीलाधर जोशी जी अगर ऑप्शन में ना आए तो आपको केशवानंद जोशी जी ऑप्शन में दिखाई देगा। तो मेघदूत का कुमाऊनी पदों में जो अनुवाद कराया था वो कराया था केशवानंद जोशी जी ने। अब साथियों यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मेघदूत है आपने कुमाऊनी भाषा में तो अनुवाद देख लिया, लेकिन पूछा जाएगा कि गढ़वाली भाषा में इसका अनुवाद किसने कराया। तो आपको ध्यान रखना है, जो गढ़वाली भाषा में जो इसका अनुवाद कराया था वह कराया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने। किसने कराया था? आचार्य धर्मानंद, आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी, जमलोकी जी। तो साथियों आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद कराया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने। अब साथियों अगर हम मेघदूत की बात करेंगे तो मेघदूत की जो रचना की थी वो कालिदास जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कालिदास जी के द्वारा की गई थी। अब मैं आपको यहाँ पे कालिदास जी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कराता हूँ। सबसे पहले जो कालिदास जी से क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा कि इनके काव्य के बारे में और इनके नाटक के बारे में। अगर हम कालिदास जी के काव्य की बात करेंगे तो आपको इनके जो काव्य है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, वो है ऋतु संहार। क्या है? ऋतु संहार। तो अगर ऋतु संहार की बात करेंगे ये एक महत्वपूर्ण काव्य है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुमार संभव हो गया। क्या हो गया? कुमार संभव। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट मेघदूत जो अभी हमारे एग्जाम में आया था। क्या है? मेघदूत। और आपने मेघदूत के बारे में देख लिया होगा। इसके अलावा अगर आप और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहते हो कि मेघदूत ऐसी रचना थी, यानी जो कालिदास जी द्वारा रचना की गई थी उसमें जो हमारा यानी क्या है, चमोली जिले में जो फूलों की घाटी है उसे अलका नाम दिया गया है। तो मेघदूत में ही चमोली की जो फूलों की घाटी है उसे हमने मतलब मेघदूत में अलका नाम दिया है। तो मेघदूत में फूलों की घाटी का नाम क्या मिलता है हमें? वो मिलता है अलका मिलता है, या अलकापुरी या अलका ध्यान रखना है। तो आपको फिलहाल अलका रखना है। तो साथियों यहाँ से जो काव्य है कालिदास जी के ऋतु संहार, कुमार संभव और मेघदूत। लेकिन अगर कभी पूछा जाए नाटक की बात करेंगे तो नाटक कौन कौन से आपको विशेष ध्यान रखना है, वो है मालविका अग्निमित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, यहां पे लिखता मैं मालविका अग्निमित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, मालविका अग्निमित्र। इसके अलावा विक्रमोर्वशीय। क्या है? विक्रमोर्वशीय। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो साथियों आप सब जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, तो आप सब जानते होंगे। विक्रमोर्वशीय भी आपको ध्यान रखना है और मालविका अग्निमित्र के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहां से और क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा जो मालविका अग्निमित्र है वो कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है जो मालविका अग्निमित्र थे, आप सोचोगे कि जो कालिदास जी हैं वो सुंग क्या बोलते हैं कि गुप्त वंश से संबंधित है, यानी गुप्त काल से संबंधित है। लेकिन जो मालविका अग्निमित्र जो रचना है वो शुंग वंश के राजा थे, यानी शुंग वंश के राजा थे, यानी अग्निमित्र यानी मालविका अग्निमित्र, उनकी प्रेम कहानी के बारे में है। तो आपको ध्यान रखना जो अग्निमित्र है वो शुंग किस वंश से है संबंधित? शुंग वंश से। किससे है? शुंग वंश से। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा आपको और ध्यान क्या रखना है, अगर हम कालिदास जी की बात करेंगे तो कालिदास जी से आपने यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, ये विक्रमादित्य यानी जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके 9 रत्नों में से एक कवि थे। तो साथियों आप यहाँ पे लिखता मैं कौन थे? विक्रमादित्य या हम बोले चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो साथियों आपने यहाँ पे ध्यान रखना विक्रमादित्य, या हम इन्हें ही क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे, इनके 9 जो रत्न थे उनमें से एक थे। तो साथियों यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए दिखाई देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों ये जो ये क्वेश्चन है कई बार पुटअप हो चुका है और
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आने की संभावना भी रहती है। तो अगर हम इसका आंसर बात करेंगे तो उत्तराखंड में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 27 मार्च 2016। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति जो शासन लगा था, कब से लगा था वो आपको ध्यान रखना है, 27 मार्च 2016। लेकिन साथियों आपको और भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब से कब तक था। तो अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ये 10 मई 2016 तक रहा। कब तक रहा? 10 मई 2016 तक, यानी 10 मई 2016 को जो हरीश रावत जी की सरकार थी उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, फिर उनकी सरकार क्या होगी, वापस सत्ता में आ गई। तो 10 मई 2016 तक रहा, 27 मार्च 2016 से आप इसके बीच में क्या बोलते हैं डेट काउंट कर सकते हैं, कभी पूछा जाए कितने दिनों तक रहा, कभी अगर डीप क्वेश्चन बने। इसके अलावा साथियों मैं आपको यहाँ पे राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 356 में है, यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। तो अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे साथियों, तो राष्ट्रपति शासन से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो रखना है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कितने दिनों तक मान्य हो सकता है। अगर मान के चलो कि आज यहाँ पे किसी राज्यपाल ने, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो आज के राज्यपाल में जो वर्तमान में है उन्होंने क्या, बेबी रानी मौर्य जी ने यहाँ पे क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये कब तक मान्य रहेगा? तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन होता है, अगर 2 माह के भीतर, कब, 2 माह के भीतर अगर संसद से स्वीकृति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, कई बार बन चुका है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी मतलब कितने समय के भीतर भीतर उसे संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, और संसद से परमिशन लेनी पड़ती है वो केवल ऐसी परमिशन लेनी पड़ती है सामान्य बहुमत यानी 50+1, यानी वोटों से आपको क्या करना पड़ेगा, ये लागू करना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पे लिखता मैं, जो राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 2 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है, यानी संसद से सामान्य बहुमत से पास कराना आवश्यक है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि मान के चलो कि 2 माह के भीतर जो राष्ट्रपति शासन है वो हमने संसद से पास करवा भी दिया, तो कितने टाइम आगे रह सकता है? तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वैसे 6 माह रह सकता है, कितना रह सकता है आगे, 6 माह तक रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 वर्ष तक भी रह सकता है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1 वर्ष तक भी रह सकता है। और एक विशेष परिस्थिति होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें बताता हूं कि एक विशेष परिस्थिति भी हो सकती है, उसमें हम मैक्सिमम 3 वर्ष तक भी रख सकते हैं, 3 वर्ष तक भी खींचा जा सकता है। आप सब जानते हैं जैसे पेस्को एक्ट हुआ था यानी पंजाब पे, तो वहां पे भी काफी लंबा चला था, यानी 1 वर्ष से भी ज्यादा चला था, 3 वर्ष तक चला था। तो वो अलग केस है, उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे कि ऐसा क्या कारण था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 माह के भीतर संसद से अनिवार्य अनुमति लेनी आवश्यक है। उसके बाद कम से कम 6 माह तक रह सकता है और अधिकतम 1 वर्ष तक रह सकता है। अगर 6 माह तक रह सकता है, अगर 1 वर्ष तक हमें करना है, 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक करना है, तो फिर हमें दोबारा संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी दोबारा संसद में लाना पड़ता है, फिर बहुमत से पास कराना पड़ता है, फिर 1 वर्ष तक बढ़ सकता है, यानी 6-6 माह करके हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे करके मैक्सिमम विशेष परिस्थिति में हम 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकतम 1 वर्ष तक ही ले जाया जा सकता है। यानी यहां से क्वेश्चन बन गया। अब साथियों यहां से आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं यहाँ पे, जो कभी पूछा जाएगा भविष्य में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो आपको ध्यान रखना है, जो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा वे उत्तर प्रदेश में लगा। कितने बार लगा? 10 टाइम्स लगा, यानी 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा। लेकिन सबसे अधिक समय तक कहां लगा? अगर 10 बार तो उत्तर प्रदेश में लगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक तक कहां पे लगा, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब में लगा था। आप सब जानते हैं कि पंजाब उस टाइम पे खालिस्तान वाला क्या बोलते हैं, खालिस्तान वाला मुद्दा बहुत फैला हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता थी। तो उस कंडीशन में वहां पे लगातार 7 वर्ष तक क्या रहा था, पेप्सो एक्ट लगा था, यानी राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा था। अब साथियों यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने, वैसे तो कम चांस है, फिर भी बने, आपको एक एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन बने कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जज कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, जो उस समय हाईकोर्ट के जज थे वे थे के.एम. जोसेफ जी। तो के.एम. जोसेफ जी की बात करेंगे उस समय, यानी ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के 9वें हाईकोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो साथियों यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आई होप आपको पसंद आया होगा।
दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं और वीडियो आपको बनाऊं। अभी मैं क्या करता हूं कि 2 दिन में 3 दिन में आपको वीडियो देता हूं। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं डेली डेली क्या करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और क्वेश्चन को क्या करूंगा कि इनकी क्वांटिटी भी यानी 15 से बढ़ाकर 40 तक ले जाऊंगा। तो बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से आरंभ हुई? उत्तराखंड राज्य में जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया जाता है, आप सब जानते हैं शैलेश मिठानी जी के नाम पे दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कब से शुरुआत हुई तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2009। तो 2009 में उत्तराखंड राज्य के लिए जो शैक्षिक पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। अब साथियों मैं शिक्षा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक है स्कूल चलो अभियान। क्या है? स्कूल चलो अभियान। अगर स्कूल चलो अभियान की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कब से शुरू हुआ। तो स्कूल चलो अभियान की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2001 से। 1 जुलाई 2001 से शुरू हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य है। तो कभी क्वेश्चन डी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि एक से जो स्कूल चलो अभियान है कितने वर्ष के छात्राओं के लिए है, यानी तब आपको ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष के छात्राओं के लिए। इसके अलावा एक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। क्या है? कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी बालिका विद्यालय योजना। तो बालिका विद्यालय योजना की बात करेंगे, आप समझ गए होंगे ये 2004 से शुरू हुई थी। ये SC ST और OBC यानी जो छात्राएं हैं यानी छात्रा हैं उनके लिए है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा साथियों अगर आप और ध्यान रखना चाहते हो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो कि जो शिक्षा का अधिकार एक्ट था वो कब आया था? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का जो अधिकार आया था वो जो एक्ट आया था ये 2009 में आया था। 2009 में आया था। तो साथियों यहां से आप इतने क्वेश्चन ध्यान रखिए, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भेलछड़ा प्रपात स्थित है। अब साथियों भेलछड़ा प्रपात की बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़ में है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में जो भेलछड़ा प्रपात है यानी राइट होगा। अब साथियों मैं आपको पिथौरागढ़ के कुछ इंपोर्टेंट जो क्या है जलप्रपात है उनके बारे में डिस्कस कराता। पिथौरागढ़ के जो जलप्रपात है आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार आ चुका है वो है बिरथी जलप्रपात। क्या है? बिरथी जलप्रपात। ये किस पे है? पूर्वी धौली गंगा पे पृथ्वी बिरथी जलप्रपात। अब साथियों बिरथी जलप्रपात की बात करेंगे, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो भेलछड़ा है ये क्वेश्चन में आ चुका है। अब आपको और ध्यान रखना है, जैसे एक छाता है, छाता जलप्रपात, सॉरी छाता जलप्रपात हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गरुड़ जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात हो गया, यानी ये भी हो गया। और एक आप ध्यान रखोगे किमसेन। क्या है? किमसेन। तो किमसेन जलप्रपात की बात करेंगे तो यह भी पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ से आपको 4 जलप्रपात ध्यान रखने हैं, बिरथी जलप्रपात, छाता जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात और किमसेन जलप्रपात। अक्सर क्या होता है कभी कभी छोटे जलप्रपात भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक पौड़ी गढ़वाल के कुछ जलप्रपात के बारे में डिस्कस कराऊंगा। क्या बोलते हैं देहरादून के तो लगभग सभी जानते हैं, तो मैं यहाँ पे पौड़ी का डिस्कस कराता हूँ। पौड़ी से आपको ध्यान रखना साथियों, अगर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है रमेशपुर और रामपुर। रमेशपुर या इसे ही हम रामपुर जलप्रपात कहते हैं, रामपुर जलप्रपात कहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे चूनाधार जलप्रपात, चूनाधार जलप्रपात। और इसके अलावा आप ध्यान रखोगे, क्या रखोगे? गोरी चीर जलप्रपात। क्या है? गोरी चीर जलप्रपात। तो गोरी चीर जलप्रपात यानी ये कितने हो गए, यानी आपको यहाँ पे लगभग 6-7 जलप्रपात देख लिया आपने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, नोट डाउन जरूर करें, निश्चित ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलेठी का सूर्य मंदिर के बारे में बताना है साथियों। अब दोस्तों पलेठी के सूर्य मंदिर आप सब जानते हैं, उस समय के ऑप्शन में यहाँ पे जो राइट आंसर था वो डिस्कशन क्या बोलते ऑप्शन में नहीं था। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वह देवप्रयाग विकास खंड में नहीं आता, बल्कि मैंने इस हिसाब जो उस समय एग्जाम हुआ था उस हिसाब से देवप्रयाग राइट था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो आता है वो आता है हिंडोला खाल में। कहाँ पे आता है? हिंडोला खाल में। तो हिंडोला खाल जो विकास खंड है वहां पे पलेठी का सूर्य मंदिर के बारे में आता है। अब साथियों पलेठी का जो सूर्य मंदिर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे उत्तराखंड में लगभग जितने भी मंदिर हैं उन सब में से ये सबसे पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है। बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 675 से लेकर 700 ईस्वी के मध्य इसका क्या हुआ था, मतलब निर्माण हुआ था। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो यहाँ पे है जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है आपने देख लिया ये हिंडोला खाल में है।
अब यहां से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इसका आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, वो नाम है, एक है आदि बर्मन और एक नाम रखोगे आप इसके अलावा अगर ध्यान रख सकते हो कल्याण वर्मन। यहां पे रखता है मैं साथियों कल्याण वर्मन और आदि वर्मन, कल्याण वर्मन और आदि वर्मन, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं पलेठी सूर्य मंदिर से संबंधित, यानी वर्मन वंश से संबंधित है पलेठी सूर्य मंदिर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये मंदिर है किस शैली में है, कभी पूछ लिया जाए कि पलेठी का जो सूर्य मंदिर है किस शैली में है, तो आपको ध्यान रखना है एक है फासना शैली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं साथियों फासना शैली। तो फासना शैली से आप यहाँ पे ध्यान रखोगे जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये फासना शैली में है ना। अब साथियों यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड आप समझ गए होंगे सूर्य मंदिर से, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे जो उत्कीर्ण है यानी लेख उत्कीर्ण है वो कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का है और ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है, ब्राह्मी लिपि में। तो साथियों यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, निश्चित ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। लेकिन साथियों इसके साथ साथ में आपको उत्तराखंड के जितने भी सूर्य मंदिर है उनके बारे में एक नजर दे देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो सूर्य मंदिर है उत्तराखंड के, कठारमल तो आप सब जानते हो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है एक है कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी। तो कुलसारी सूर्य मंदिर की बात करेंगे ये चमोली में है, पूछा जाएगा कि कौन सा सूर्य मंदिर कहाँ है। मढ़ के सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो मढ़ है पिथौरागढ़ में। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा चौपाता, मढ़ और चौपाता, तो साथियों देखो मढ़ और चौपाता की बात करेंगे ये भी पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा पाभे भोनादित्य, यहाँ पे लिखता मैं पाभे भोनादित्य, भोनादित्य, तो ये भी कहां पे, पिथौरागढ़ में। इसके अलावा साथियों और क्या ध्यान रखोगे, एक रखोगे आप क्यार्क सूर्य मंदिर, क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा आप ध्यान रखो खेती खान हो गया, रमकादित्य हो गया, ये कहां पे, चंपावत में। और एक घोड़ा खाल की बात करेंगे, आप सब जानते हैं घोड़ा खाल की बात करेंगे तो ये नैनीताल में है। कहां पे है, नैनीताल में है। तो साथियों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे डिस्कस कर लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति की मतलब अधिसूचित कब किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1967। तो 1967 में सरकार ने जो भोटिया जनजाति है उसे अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया था। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 1967 हो गया। अब मैं भोटिया जनजाति से संबंधित आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 7-8 पॉइंट लिखाऊंगा, आप उन्हें नोट डाउन करो। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको रिवाइज करना है, बार बार करना है। निश्चित ही यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। पहला पॉइंट मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आप जानते होंगे कि इनके जो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है उसे मेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेद। किसे, ग्रीष्मकालीन निवास स्थान को। और इसके अलावा आपके बात जानते हैं अगर शीतकालीन निवास स्थान की बात करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है, मुनसा बोला जाता है, मुनसा या गुंडा, कभी बार गुंडा भी शब्द आएगा। तो आपको ध्यान रखना है मुनसा या गुंडा शीतकालीन निवास स्थान, मेद की बात करेंगे तो ये ग्रीष्मकालीन क्या बोलते हैं, निवास स्थान। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बताता हूं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दामोला विवाह प्रथा होती है, दामोला विवाह प्रथा। तो पूछा जाएगा कि दामोला विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है भोटिया जनजाति से संबंधित। इसमें क्या होता है कि मतलब वर के बिना ही जो वधु होती है उसे वर लिया जाता है, यानी उससे उसे यहाँ मतलब अपने यहाँ पे मेत में लाया जाता है, यानी उसे ससुराल में लाया जाता है बिना वर के ही। तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखोगे यहाँ पे एक पौड़ा नृत्य होता है, आप सब जानते हो कई बार क्वेश्चन बन चुका है पौड़ा नृत्य, तो विवाह में यहाँ पे पौड़ा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखोगे इनके पशुओं के देवता की बात करेंगे, अगर हम चौथे की बात करेंगे पशुओं के देवता, यानी इनके जो पशुओं की रक्षा करने वाले देवता है उन्हें सिद्धवा विधवा कहा जाता है, सिद्धवा व विधवा। यहाँ पे क्या कहा जाता है, सिद्धवा व विधवा, यहाँ पे लिखता मैं सिद्धवा विधवा। तो सिद्धवा विधवा इनके पशु चारकों के जो देवता हैं जो इनके पशुओं की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे पांचवें की बात करेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 4 हो गए। पांचवें पॉइंट के आप ध्यान रखोगे कि इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वह है हुड़का। तो पूछा जाएगा इनका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, ऑप्शन आ जाएंगे, हुड़का आ जाएगा, दमाव आ जाएगा, है ना, रणसंघा आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके अलावा छठे की बात करेंगे, इनके लोकगीत के बारे में पूछा जाएगा, तो इनके लोकगीत है जो अभी तक एग्जाम में बन भी चुके हैं, तुबेरा, उसके अलावा आप ध्यान रखना बाजू, और इसके अलावा तिमली।
तो ये 3 इनके क्या है, लोकगीत है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इनके जो गले में जो सिक्के की माला पहनते हैं, यानी इनकी जो माला है, देखो माला की बात करेंगे तो गले में पहनने वाली माला की बात करेंगे तो एक जो माला होती है उसे मंसाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? मंसाली बोलते हैं। लेकिन जो सिक्कों की माला होती है, सिक्कों की माला, तो सिक्कों की माला को ये क्या बोलते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं बलडंग। क्या बोलते हैं? बलडंग। तो साथियों, भोटिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस की। निश्चित यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यानी शांतिलाल त्रिवेदी जी। तो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने ही चनोदा आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। अब साथियों, जो चनोदा आश्रम है ये बोरारो क्षेत्र में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1937 में। तो 1937 में गांधी आश्रम जो चनोदा में है, इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा की गई थी। अब साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्र रहा था। तो 21 अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने इस पर नजरबंद कर दिया था। जब यहाँ से बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी स्वतंत्रता से संबंधित, तो अंग्रेजों ने इसे बंद करवा दिया था 1942 में, अगस्त 1942 में। यहाँ से आप इतना ध्यान रख सकते हो। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं, यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी। सॉरी साथियों, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर एल एल वर्मा। तो प्रोफेसर एल एल वर्मा अलविदा कुमाऊं यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामा पुस्तक के लेखक हैं। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेंगे? जो ऑप्शन देखो यहाँ पे 3। शेखर पाठक जी की बात करेंगे तो शेखर पाठक जी की बहुत फेमस पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन, यानी कुली बेगार प्रथा ना, उत्तराखंड में कुली बेगार। तो उत्तराखंड में जो कुली बेगार जो बुक है, ये किसने लिखी? शेखर पाठक ने लिखी। एक लिखी उन्होंने एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर। अब एशिया की पीठ पर बात करेंगे, ये पंडित नैन सिंह रावत जी पर लिखी हुई कविता क्या है, पुस्तक है। आपने क्वेश्चन में ये बताना है, जो शेखर, यानी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो शेखर पाठक जी द्वारा एशिया की पीठ पर लिखी गई थी, इनके जो सह लेखक थे और कौन थे इनके साथ, यानी 2 लेखकों के द्वारा ये लिखी गई थी एशिया की पीठ पर। एक शेखर पाठक जी थे और एक और थे, तो आपने बताना है कि कौन थे। तो साथियों, यहाँ पे हो गया। अगर बात करेंगे यशवंत सिंह कठोर जी की, तो यशवंत सिंह कठोर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनकी फिलहाल आप 2 बुकें याद रखोगे, वैसे तो आपको याद होंगी। एक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, आप सब जानते हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास हो गया। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है मध्य हिमालय का पुरातत्व। क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का पुरातत्व। तो मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है वो भी किसकी रचना है? यशवंत सिंह कठोर जी की। अगर हम बात करेंगे श्री प्रसाद डबराल जी की बात करेंगे, तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी रचना को आपको ध्यान रखना है। एक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड यात्रा दर्शन। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। अगर आप और ध्यान रखना चाहते हो, उत्तराखंड के अभिलेख मुद्राएं, है ना, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्राएं, ये भी क्या है, शिव प्रसाद डबराल जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो साथियों, आप यहाँ से इतना ध्यान रखोगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पौनी टूटी क्या था? तो पौनी टूटी एक प्रकार का कर था। ये जो कर था, ये एक आयात निर्यात कर था, यानी इंपोर्ट टैक्स था। तो आपको ध्यान रखना है, जो पौनी टूटी जो टैक्स था, ये एक आयात निर्यात करता, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स था। अब साथियों, यहाँ से आपने इतने देख लिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब गोरखा टैक्स के बारे में बात करता हूँ। अक्सर गोरखा टैक्सों से बारे में कुछ पूछा जाता है, तो गोरखा टैक्स की बात करेंगे साथियों। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको 5-6 टैक्स लिखाऊंगा। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर दिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोनिया टैक्स। क्या है? दोनिया टैक्स। अगर दोनिया कर की बात करेंगे तो ये पहाड़ी पशुचारकों पर लगाया जाता था। एक है दूसरा रहता कर। क्या है? रहता टैक्स। तो रहता टैक्स की बात करेंगे, जो उन पे लगाया जाता था जो गांव छोड़कर, यानी जो गांव छोड़कर बाहर चले जाते थे, तो उन पे लगाने वाला टैक्स होता था। तीसरा था बहता टैक्स। तीसरा क्या है? तीसरा बात करेंगे बहता टैक्स। बहता टैक्स, और जो बहता टैक्स लगता था, ये उन पे लगता था जो अपनी संपत्ति छुपाते थे, यानी जो छिपाई हुई संपत्ति था उन पे लगने वाला जो टैक्स था, बहता टैक्स था। दोनिया टैक्स आपने देखा, पहाड़ी पशुचारकों पर लगता था, भाबर क्षेत्र में जो पशुचारक होते थे, है ना, उन पे ये टैक्स लगता था। रहता टैक्स आपने देखा, जो गांव छोड़कर भाग जाने वाले थे उन पे रहता टैक्स लगता था। जो बहता टैक्स था वो छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। इसके अलावा एक होता था मरो टैक्स। क्या होता था? मरो टैक्स।
जो मरो टैक्स होता था ये लगता था जो पुत्रहीन व्यक्ति, जो पुत्रहीन होता था ना, जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, उन पे लगता था ये टैक्स, पुत्रहीन वाले व्यक्तियों पे। इसके अलावा एक होता था मिझारी कर। मिझारी टैक्स की बात करेंगे तो ये शिल्पकर्मियों और जगरिया ब्राह्मणों पर लगता था। इसके अलावा एक होता पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर के आप समझ गए होंगे, पुंगाड़ी, तो जो गढ़वाली हैं उन्हें तो मालूम होगा पुंगाड़ी क्या होता है। हम क्या बोलते हैं, पुंगुड़ बोलते हैं। पुंगुड़ यानी खेत, यानी जो हमारे यहाँ पे जैसे हिंदी में हम खेत बोलते हैं ना, तो गढ़वाली में पुंगुड़ बोलते हैं। तो पुंगुड़ पुंगाड़ी से आ रखा, यानी क्या था, ये खेत पे लगता, यानी भू कर था, या क्या था, एक भू टैक्स था। अब इस टैक्स के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा टैक्स था, यानी सबसे ज्यादा जो आमदनी होती थी पुंगाड़ी कर से होती थी। लगभग 1.5 लाख रुपए की आय होती थी, और इसी से जो सैनिकों का वेतन था इसी टैक्स से दिया जाता था। तो पुंगाड़ी कर यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों वैसे और भी टैक्स है, फिलहाल आप इतने ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल दर्शन के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ही इसका राइट आंसर है। यशवंत सिंह कटोच जी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इनकी दो मोस्ट फेमस, एक था मध्य हिमालय का पुरातत्व, एक उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1639। तो 1639 में काशीनगर की स्थापना हुई थी। लेकिन साथियों आपको ये ध्यान रखना है, जो 1639 बताया था ये बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार की बात करेंगे, तो कनिंघम के अनुसार आपको ध्यान रखना है 1718 में, 1718 में जो काशी नगर है काशीपुर की स्थापना हुई थी। अब साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेंगे काशीपुर से, अगर काशी नगर या काशीपुर से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी के तट पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आगे बन भी चुका है तो वो है ढेला नदी पर। किस नदी पर? ढेला नदी पर बन रहा है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? 1872 में नगर पालिका बनाया गया था, 1872 में नगर पालिका, और 2013 में इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो साथियों देखो 1872 में क्या है? नगर पालिका। 2013 की बात करेंगे इसे नगर निगम बनाया गया था। अब इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहां से एक चौराहा नामक समाचार पत्र निकलता था। क्या निकलता था? चौराहा। चौराहा नामक एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कहां से होता था? यह प्रकाशन होता था काशीनगर यानी काशीपुर से इसका प्रकाशन होता था। अब साथियों काशीपुर में एक फेमस जगह है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो आपको ध्यान रखना है, हथकरघा क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। क्या है? हथकरघा, हथकरघा, हथकरघा क्राफ्ट, जिसे हम यहाँ बोलते हैं क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। तो कई बार पूछा जाएगा क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है? तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र जो है वो काशी नगर यानी काशीपुर में स्थित है। अब साथियों काशीपुर की बात करेंगे तो फेमस है, इसे बात करेंगे, इसे गोविशान पुराण, इसका प्राचीन नाम गोविशान है, लेकिन इसे कोटा भी कहा जाता था। तो चंद काल में इसे कोटा कहा जाता था, जबकि इसे प्राचीन काल में आप सब जानते हो हिंदुस्तान के टाइम पे इसे गोविशान शब्द कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गोविशान का पूछा जाए कि गोविशान का मतलब क्या होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो गोविशान का मतलब होता है वो होता है गाय का सिंग, यानी गाय के सिंग के समान ये शायद इसकी रचना रही होगी, इसलिए इसका नाम गोविशान भी रखा गया। तो आप साथियों यहाँ से इतने क्वेश्चन रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, आप सब जानते हैं खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल सही है। रामपुर कांड की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1994 बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर गलत, 3 सितंबर में ना होगा, बल्कि अगर 2 सितंबर होता तो राइट होता। तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994। तो साथियों यहां से तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करेंगे हम खटीमा कांड की, तो आपने देखा जो खटीमा कांड था वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना था इस समय 25 लोग शहीद हुए थे। कभी पूछा जाएगा कि इस कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? 25 लोग शहीद हुए थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करेंगे, इसकी जांच किसके द्वारा की गई थी, यानी जब इसकी जांच हुई थी तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस, क्या नाम है उनका, एस श्रीवास्तव। तो एस श्रीवास्तव द्वारा इस कांड की जांच की गई थी। तो पूछा जाएगा कि जो खटीमा कांड है इस कांड की जो जांच किसकी अध्यक्षता में कराई गई थी? तो जस्टिस एस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में खटीमा कांड की जांच कराई गई थी। 25 व्यक्ति थे इसमें शहीद हुए थे। 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था?
ये कांड हुआ था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझ गए होंगे, 1 सितंबर की बात करेंगे तो 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कुमाऊं दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, कुमाऊं दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर की बात करेंगे तो इसमें गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते हैं गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। अब साथियों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मसूरी कांड के बारे में बात करेंगे, तो मसूरी कांड से भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 7 व्यक्ति शहीद हुए थे। कितने? 7 व्यक्ति शहीद हुए थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी था, और इस पुलिसकर्मी का नाम था उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत त्रिपाठी क्या होता है, पुलिस क्या होता है, इसमें शहीद हुआ था। अब इसकी जो जांच कराई गई थी, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जस्टिस क्या नाम था इनका, मुरलीधर। तो जस्टिस मुरलीधर आपको नाम ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन टफ बन रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी जांच किसकी अध्यक्षता में कराई गई थी, तो निश्चित ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा निश्चित ही उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो साथियों यहाँ से आपने देख लिया होगा, रामपुर तिराहा कांड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि इसमें 6 लोग शहीद हुए थे, और इसे क्रूर शासक का क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई थी रामपुर तिराहा कांड को। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे साथियों डिस्कस कर चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठ गोदाम को आपने बताना है, जैसे कि काठ गोदाम की बात करेंगे साथियों, किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है पनार नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी या गोला नदी। तो इसका राइट आंसर बताओ साथियों क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोला नदी। तो गोला नदी पर क्या है, काठ गोदाम क्या है वो नदी तट पर बसा हुआ है। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे, जैसे काठ गोदाम की बात करेंगे, तो काठ गोदाम से आपको ध्यान रखना है, इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं पर एक सुप्रसिद्ध गुलाब घाटी भी है। अब काठ गोदाम का एक अन्य नाम आता है बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बाड़ा खेड़ी। बाड़ा खेड़ी भी बोला जाता है, कहीं कहीं बार बामोरी भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, जो बामोरी है हल्द्वानी को भी बोला जाता है। इसके अलावा 1984 यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1984। 1984 में यहाँ पे क्या हुआ था, रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट 1994 यानी 100 साल बाद, 1884 साथियों, हाँ 1884। और 1984 की बात करेंगे, 1994। तो 1994 को आपको ध्यान रखना है, 1994 पे यहाँ पे बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, बड़ी रेलवे लाइन। तो साथियों यहाँ पे आपने ये देख लिया। अब चलेंगे, जैसे यहाँ बात करेंगे साथियों, गोरी गंगा नदी। अब यहाँ पे साथियों यहाँ पे कुछ वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, गोरी गंगा नदी के तट पर बसे शहर कौन से? आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ नदी तट है और शहर आपको याद रखना है। अगर गोरी गंगा की बात करेंगे तो सेराघाट और जोलजीबी बसे हुए हैं। पिंडर नदी का आपको ध्यान रखना है, देवाल, थराली, नारायण बग्गर, सिमली और कर्णप्रयाग। यानी देवाल, थराली, नारायण बग्गर, सिमली और कर्णप्रयाग पिंडर नदी के तट पर बसे हुए हैं। पूर्वी नयार की बात करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बीरोखाल और सतपुली। साथियों पूरी नयार को आपको एक विशेष ध्यान ये भी रखना है, जो क्या है, हम बोलते हैं दनगल एक प्रसिद्ध स्थल है। दनगल, दनगल का मेला आपने सुना होगा, दनगल। तो दनगल यानी जो हमारे सतपुली के आसपास है, उसके नदी के तट पर स्थित है। यानी पूर्वी नयार के तट पर ही दनगल का क्या है, दनगल का मंदिर भी स्थित है, जहां पे दनगल का मेला, फेमस मेला लगता है। पश्चिमी नयार की बात करेंगे, पाबो हो गया, पाटिसेन हो गया। इसके अलावा जो माँ ज्वालपा जी का मंदिर है, माँ ज्वालपा जी का मंदिर, माँ ज्वालपा जी का मंदिर है, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। सॉरी, माँ ज्वालपा जी का मंदिर भी क्या है, पश्चिमी नयार पर स्थित है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब यहाँ पे हम चंडी प्रसाद भटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। चंडी प्रसाद भटजी के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। सॉरी मैं स्लाइड लगाना भूल गया था। अब यहाँ पे देखते हैं चंडी प्रसाद भटजी के बारे में बात करेंगे, चंडी प्रसाद भटजी के बारे में। तो साथियों चंडी प्रसाद भटजी के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो इनकी जन्म तिथि से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कब है, 23 जून 1934। 23 जून 1934 को चमोली में चंडी प्रसाद भटजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगाराम भटजी था। अगर बात करेंगे पिताजी का नाम बात करेंगे तो क्या था, गंगाराम भट्ट, गंगा राम भट्ट जी। तो गंगाराम भट्ट जी इनके पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम महेशी देवी था, महेशी देवी जी। तो महेशी देवी इनके माताजी का नाम था। अब साथियों जो क्वेश्चन बनते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी से, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता। पहला क्वेश्चन बनता है जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल था। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा दसोली ग्राम सभा, दसोली ग्राम स्वराज मंडल। तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो अभी हाल ही में एग्जाम में आया भी था, वो था डालियों का दगड़िया, डालियों
का दगड़िया, तो डालो का दगड़िया की बात करेंगे, दगड़िया सॉरी, दगड़िया का मतलब दोस्त होता है ना, तो डालियो का दगड़िया की जो शुरुआत हुई थी, यानी जो गैर सरकारी संगठन के बनाया था उन्होंने, वर्ष 1970 में बनाया था। कब बनाया था? 1970 में डालियो का दगड़िया नामक संगठन बनाया था। अब साथियों, चंडी प्रसाद भट्ट जी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अवार्ड से संबंधित बनते हैं, उन्हें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे 1982 में दिया गया था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, उसे कब उन्हें कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। इसके अलावा साथियों, आपको ध्यान रखना है, 1986 में पद्मश्री सम्मान, 1986 पद्मश्री। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 2005 में पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण का सम्मान कब दिया गया? 2005 में दिया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, 1991 में दिया गया था उन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी जी पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार। तो साथियों, 1991 में इंदिरा गांधी पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री पुरस्कार, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है कि 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। तो साथियों, अगर हम गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे, बहुत बड़ा अवार्ड है। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की वो दी जाती है, धनराशि दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गांधी शांति पुरस्कार है वो 2013 में दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2019 में, वर्ष 2019 में इन्हें क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो साथियों, यहाँ पे हमने चंडी प्रसाद भट्ट जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे एक बार पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जून 1934 को चमोली में उनका जन्म हुआ था। चमोली, गंगाराम भट्ट जी इनके पिता थे, महसी देवी जी इनकी माता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दसोली ग्राम स्वराज की बात करेंगे, 1964 में हुआ था। डालो का दगड़ा जो गैर सरकारी संगठन था, 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो 1982 में, 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, 2013 में जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो दिया गया है, वो दिया गया है बांग्लादेश के जो पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। वो आपको बताना है किसे दिया गया। मैंने बता दिया कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें दिया गया। उन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने बताना है उनका नाम क्या है। उन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। और 2019 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो साथियों, चंडी प्रसाद भट्ट जी से यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। निश्चित ही आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा। हाँ साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।